आपका ठीक बहुत हो जाओगे, मूड दोनों से ठीक हो सकता है। दोनों मुस्कुरा रही हैं, देखिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स और सन फार्मा अच्छे दोनों बढ़िया शेयर है। खैर यूनाइटेड स्पिरिट्स हम एक दो दिन से आपको लगातार नोटिस करवा भी रहे हैं, और आज सन फार्मा का तो खैर चाल देखते ही बनता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जो 4.4% की बढ़त है इस सभी टेक्निकल एनालिस्ट को हैरान भी कर रही है और नए लेवल्स देने पर मजबूर भी कर रही है। तो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स और सन फार्मा। सुरेश बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, अब जरा राजेश जी से पता कर लेते हैं उनके ट्रेडिंग कॉल्स का। ध्वनि भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी जरा बताइएगा आपका इंडेक्स पे भी, और फटाफट से फिर सौदे भी बता दीजिएगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, इंडेक्स पे व्यू तो बुलिश ही है। हम शो पे पहले भी जुड़े थे 17,500 के वहां से हमने बाय का ही कॉल दिया था निफ्टी पे, और कंटिन्यू है व्यू, और अब 17,700 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 18,100, और वो लेवल के बाद नए हाई की तरफ भी मार्केट बढ़ते हुए दिख सकता है। तो इमीडिएट टारगेट हमें लगता है 18,100 की तरफ निफ्टी में आते हुए दिख सकता है। यहाँ पे 17,750 इंपॉर्टेंट लेवल है, वो एक स्टॉप लॉस जैसा यहाँ पे काम करना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी व्यू पॉजिटिव है। अब 41,500 के ऊपर आज ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अगर इसके ऊपर ही कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट टारगेट 42,200 से 42,500 नेक्स्ट टारगेट बनते हुए दिखेंगे। 40,500 पे जिस तरीके से मार्केट ने सपोर्ट लेके जो बाउंस दिया है वो क्लियरली दिखाता है कि पुट राइटर्स का बेस जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। और अब आज के सेशन में देखें तो काफी पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन हायर स्ट्राइक पे शिफ्ट की 41,000 41,500। तो हमें लगता है ये सीरीज में भी ये लेवल सपोर्ट जैसा काम करेंगे, और 42,200 की तरफ बैंक निफ्टी में हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट आते हुए दिखेगा। स्टॉक स्पेसिफिक आज बाइंग इंटरेस्ट फार्मा स्टॉक्स में काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। उसी में से हमने डॉक्टर रेड्डी को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। आज जिस तरीके से 4200 के ऊपर वापस स्टॉक आया है, एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके से फार्मा स्टॉक्स में बाइंग आया है तो डॉक्टर रेड्डी के साथ हम जाना चाहेंगे। 4350 4400 तक के अपसाइड के टारगेट हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 4150 का स्टॉप लॉस रखेंगे। दूसरा स्टॉक सीमेंट स्पेस है, और उसमें जेके सीमेंट। ये स्टॉक पे हमने पहले भी बाय रिकमेंडेशन दिया, लेकिन जिस तरीके से जेके सीमेंट का यहाँ पे सेटअप है, अगर आप वीकली चार्ट इसका देखेंगे तो एक 2 से 3 वीक का एक कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और डेली सेटअप पे एक फ्लैग फॉर्मेशन बन रहा है जिसका ब्रेकआउट हमें लगता है बहुत जल्द होते हुए दिखेगा, और स्टॉक में एक अच्छी बड़ी तेजी कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। 3,050 तक के अपसाइड के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। 2875 स्टॉप लॉस होगा। और तीसरा स्टॉक होगा बैंकिंग फाइनेंशियल से, जो कि एक सेक्टर है क्लियर कट अपमूव यहाँ पे दिखा रहा है, और एक आउट परफॉर्मेंस बना हुआ बैंकिंग फाइनेंशियल में। तो इंडसइंड बैंक के साथ जाना चाहेंगे। काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मोमेंटम बना है। अगर इसको वीकली चार्ट पे एनालाइज करें तो ऑलमोस्ट एक यहाँ पे यू शेप रिकवरी बनी है, और स्टॉक में जो प्रीवियस स्विंग हाई थे अक्टूबर 2021 के, वो लेवल भी यहाँ पे सरपास हुए। तो अब हमें लगता है जिस तरीके से यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बना के स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। 1320 ट्रेडिंग टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1240 का स्टॉप लॉस होगा। अंदाज तेजी इंडसइंड बैंक पे, और लगातार बनी हुई है, रुकने का नाम नहीं ले रही। ये रिजल्ट्स तक 5 अक्टूबर के आसपास रिजल्ट है, तो 15 दिन और है। ये कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में जा रहा है, प्री रिजल्ट प्ले। करेक्ट। इंडसइंड बैंक और साथ ही सीमेंट प्ले, सीमेंट में भी लगातार एक पॉसिबिलिटी जिस तरह से कंसोलिडेशन पूरी स्पेस की दिख रही है कि कोई बड़े प्लेयर एंटर कर सकता है। उसके बाद मिड कैप सीमेंट प्लेयर्स में भी आपको अच्छे स्टॉक्स, अच्छी तेजी मोमेंटम जारी है। ध्वनि से समझता है कि वो इस वक्त कहाँ बेट करें। ध्वनि, और आफ्टरनून बताएं आपकी बेट्स कहाँ होंगी? गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से अभी फिलहाल 2 पिक्स रहेगी। एक सबसे पहली रहेगी बिरला कॉर्प में। बिरला कॉर्प अगर हम देख रहे हैं तो कल की जो मूवमेंट थी उसके बाद स्टॉक ने एक रिस्पाइट लिया है। यहाँ पे डेली चार्ट्स पे देखें तो जो पहले का एक यहाँ पे जोन बन रहा था, जो हम बात कर रहे हैं मई के महीने में, वहाँ पे एक टॉप बनाया था। उसके बाद स्टॉक उसे वहां से प्राइसेस क्रॉस नहीं कर पा रही थी। सेम लेवल्स पे कल हमने एक लो बनाया, और वहां से स्टॉक ने आज हमें ऑलमोस्ट एक 5% तक का एक अपमूव दिया है। इसमें एक कंडीशनल कॉल रहेगी। हम इसमें प्रीवियस डे के जो हाईज है उसको क्रॉस करने पे बाय करेंगे। 1100 के लेवल्स के ऊपर बिरला कॉर्प में बाय रहेगा। उसमें से स्टॉप लॉस है वो हम 1060 का मेंटेन करेंगे, और जो टारगेट यहाँ पे बनती है वो 1190 की बनती है। दूसरी पिक मेरी जो रहेगी वो अदानी ग्रीन में रहेगी। अदानी ग्रीन हम लोग यहाँ पे जब स्टॉक देख रहे हैं तो एक डेली इस पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बन रहा है उसका ब्रेकआउट यहाँ पे बन रहा है। जो स्टॉक है उसने वीकलीज पे भी यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा मूव भी दिया है।
एवरेजेस ऊपर अच्छे से चल रहा है, तो इसमें करंट लेवल से हम बाई की रिकमेंडेशन देंगे और इसका जो टारगेट रहेगा वो 2800 तक का टारगेट अचीवेबल है और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 2350 का मेंटेन करना है। कॉप पे तो आपका कंडीशनल बाय पूरा मीट हो गया ध्वनि, आपके बात करते करते 1100 आ गया स्टॉक। सो 1105 इनफैक्ट चल रहा है। आप जब बात शुरू कर रही हैं तब से लेकर अब तक में 8-9 रुपए का तो मूव यहीं पर आ गया। 1190 अब यहाँ टारगेट होगा। इनफैक्ट अगर इसका चार्ट देखें तो बात करते करते स्टॉक चल रहा है, इसमें लेवल्स ऊपर के 1190 तक के लेवल्स दे रही है ध्वनि। यहाँ जो दूसरा शेयर है इनका अदानी ग्रीन्स, वो बहुत जोर का चल सकता है, उसके अंदर ब्रेकआउट है और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 2 ही दिन में आपको 200-300 रुपए दे दे। ये 2400 का शेयर है, 250 का ये टारगेट बन सकता है। ये बहुत अच्छे से रिसर्च किया हुआ शेयर है। और ब्रेकआउट की बात करें ना, सुबह हमने अदानी विल्मर में भी फ्लैट था स्टॉक, जब उसके अंदर स्पॉट किया था ब्रेकआउट, और अब अदानी अदानी विल्मर को लेके आए, सर्किट लग गया उसके अंदर। इसके पीछे आपका पतंजलि में भी सर्किट लग गया, पतंजलि फूड्स, और इसमें बहुत मौका मिला था। आज पहले आधे घंटे में दोनों में सॉलिड मौका मिला था। आज किस तरह की वॉल्यूम राजेश, दोनों पतंजलि 1400 आज क्रॉस किया, विल्मर भी काफी दिनों के बाद अच्छे मूव पे सर्किट लगाए, क्या लेवल दिख सकते हैं दोनों में? काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ अजय जी पतंजलि का। अगर हम सेटअप देखें तो काफी बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। अब स्टॉक में जिस तरीके के मूव बने, अभी अपने जून 2021 के हाई को अब यहाँ पे स्टॉक ने क्रॉस किया है। हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ वीकली चार्ट पे बने हैं, ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट आना चाहिए 1550 से 1600 तक की अपसाइड भी यहाँ पे आते हुए दिखेगी। तो एक बड़े कंसोलिडेशन में अच्छा एक्यूमुलेशन लोअर साइड पे हुआ और अब जो ब्रेकआउट हो रहे हैं प्राइस ब्रेकआउट, वो ये दिखाता है कि स्टॉक एक अच्छी अपमूव यहाँ से कंटिन्यू करेगा। 1550-1600 के टारगेट के लिए बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस रखें करीब यहाँ पे 1330 के आसपास। अडानी विल्मर में भी आज अपर सर्किट लगा है और स्टॉक में जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं, नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है इमीडिएट जो टारगेट इसका आना चाहिए वो 840 से 860 तक आते हुए दिख सकता है। तो इसमें भी जिनके पास पोजीशन बने रहना चाहिए। 730 अब स्टॉप लॉस होगा और 860 के अपसाइड के लिए इसमें पोजिशनल बेसिस पे बने रहे अडानी विल्मर में। ठीक है, दोबारा के टारगेट बताएंगे दोनों में? अडानी विल्मर का टारगेट 860 तक और 730 का स्टॉप लॉस होगा। पतंजलि में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट 1550 से 1600 तक के, स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 1330 का। ये बहुत अच्छे मोमेंटम है दोनों ही स्टॉक्स में। पतंजलि हो सकता है 1500, क्योंकि अगर ये स्प्लिट होना और मतलब 4 अलग अलग कंपनीज के और आईपीओ आने हैं तो ये फिर ये 1500 होने इसकी दावेदारी काफी बढ़ जाती है। राइट, इसको हम डेफिनेटली अपने रेडार पे रखेंगे। ध्वनि, आपको हॉस्पिटल स्टॉक्स में कमाई की ध्वनि आती हुई नजर आ रही है क्या? 4-5 दिनों से इतने ज्यादा खबर आ रही है हॉस्पिटल में एमएनए की कि हमारे जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं, अपोलो, शेल बी, फोर्टिस कल चल रहा था, कहाँ पे बढ़िया पैसा बन सकता है यहाँ से भी? रिस्क रिवॉर्ड किसमें अच्छा लग रहा है आपको? अपोलो का स्टॉक यहाँ पे देख रहे हैं ऑलरेडी आज के दिन में हमें 6% से भी ज्यादा का अपमूव मिल चुका है। तो इसमें फ्रेश एंट्री के लेवल्स अभी नहीं बनेंगे, बट डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक बहुत ही सिंपल डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है। उसका जो नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल बन रहा है तो हमें 4650 के ऊपर बन रहा है। अगर हमें अपोलो हॉस्पिटल में इस लेवल के ऊपर का कारोबार देखने को मिलता है तो स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट बनेगा यहाँ पे, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट्स इसके अंदर बन रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट 5180 का बन रहा है। ठीक है, और इनफैक्ट बिल्कुल कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं। आज आपने देखा टू व्हीलर स्पेस के स्टॉक्स भी अच्छे चल रहे हैं। इनफैक्ट ऑटो पैक से भी अब आपको कुछ स्टॉक्स तो सामने निकल कर आए हैं। टीवीएस मोटर जैसे काउंटर्स, आयशर मोटर, हीरो मोटर कॉर्प, यहाँ पर भी आपको मूव देखने को मिली है। ऑटो स्पेस कभी भी खैर रुका नहीं था, लेकिन शायद थोड़ा सा साइडलाइन में था, लेकिन अब फिर से मोमेंटम जो वापस आए हैं इस स्पेस में आपको क्या पसंद आ रहा है राजेश? तो क्लियरली आयशर मोटर हमारा यहाँ पे प्रेफर्ड पिक रहेगा, और जिस तरीके के सेटअप और आयशर मोटर में हम यहाँ पे पोजिशनल जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 4300 से 4400 तक के। तो हमारा क्लियरली इस पे बुलिश व्यू है, काफी समय से हम इसको लोअर साइड से रिकमेंड भी करते आ रहे हैं। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे जो ब्रेकआउट हुए हैं काफी बड़े ब्रेकआउट है यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट पे। 4300 4400 इसके पोजिशनल टारगेट होंगे और यहाँ पे कंटिन्यूटी हमें लगता है कि रहेगी स्टॉक में। तो आयशर बाय ऑन डिप्स कैटेगरी का स्टॉक है, स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 3600 के आसपास। और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है जिस तरीके से यहाँ पे टीवीएस मोटर और हीरो मोटर दोनों ही स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आज बना है,
तो टीवीएस मोटर भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्टॉक है और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ये भी ट्रेड कर रहा है, तो टीवीएस मोटर भी बाई किया जा सकता है। करंट लेवल से 1045 स्टॉप लॉस, अपसाइड के टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 1140 के। हीरो मोटर में जरूर एक पुलबैक का ट्रेड आज बना है, तो हमें लगता है हीरो मोटर में अगर किसी ने पोजीशन ली है तो उनके लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट है हायर साइड पे वो करीब है 2840 के आसपास, वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि वो एक इसके लिए सप्लाई जोन है। तो 2840 के लिए टारगेट के लिए होल्ड किया जा सकता है जिसके पास पोजीशन है। स्टॉप लॉस होगा 2740 के आसपास। ठीक है, मैं दो शेयर भी आपको और दिखाता हूँ जिनके आज उम्मीद बहुत थी या फिर कल से ही उम्मीद जगा रहे हैं लेकिन वो डेज लो के आसपास आ गए हैं। वो है इन्फोसिस और दूसरा है टीसीएस। बड़े शेयर दिखा रहा हूँ आपको मैं। एक बार आप इसका जरा इंट्राडे दिखाइएगा। राजेश जी, आप ट्रस्ट कर रहे हैं जो इस बार पुल बैक आ रहा है, थोड़ा हल्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्फोसिस और टीसीएस अपने क्लाइंट्स को बोल रहे हो कि 20%, 30%, 40% पैसा डालो इसके अंदर आप? बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए यहाँ पे अभी भी टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे हम यहाँ पे स्टैगर्ड मैनर में बाय करने की सलाह दे रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करें कि अगर यहाँ से कोई ब्रेकडाउन होता भी है तो 5 से 6% का अगर कोई करेक्शन एक्सटेंड भी होगा तो वहाँ पे भी हम बाय करने की सलाह दे रहे हैं लॉन्ग टर्म, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अवॉइड है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हम यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट की स्ट्रेटेजी आईटी स्टॉक्स में रखी है, जिसमें हमारी प्रिफर्ड पिक जो आईटी में है वो टीसीएस, इन्फोसिस और मिड कैप आईटी स्पेस से हम एलटीटीएस, ये 3 स्टॉक्स और टेक महिंद्रा, ये स्टॉक्स पे हमारा कंटिन्यूस बाइंग का ही व्यू है और स्टैगर्ड मैनर में कोई भी डिप मिलती है तो इसमें ऐड करने की सलाह है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। ठीक है, आज एक स्टॉक और ध्वनि आप देखिए एक बार एमसीएक्स, यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स, वॉल्यूम भी बहुत अच्छे हैं, 6% तक का मूव यहाँ पर भी है। क्या एक बार के लिए आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर तेजी का मोमेंटम अभी शुरू हुआ है और अभी 1-2 दिन जारी रह सकता है? जनरली ये स्टॉक चलता है तो 2-3 दिन की मूव देता है। बिल्कुल, यहाँ पे MCX अगर हम देख रहे हैं तो आज का जो मूव यहाँ पे हमें मिला है अभी 5% करीब प्लस चल रहा है। इसमें करंट लेवल्स पे मैं बोलूंगी कि आप प्रॉफिट जो भी हो रहा है, आपने अगर लोअर लेवल्स पे एंट्री करी है तो आप प्रॉफिट एक बार बुक कर लीजिए, क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस लेवल्स मेरे को काफी दिख रहे हैं। यहाँ पे 1300 के कॉल ऑप्शंस में काफी अच्छी फाइटिंग और एडिशन हो चुकी है और जो यहाँ पे मूविंग एवरेज भी बन रहा है तो 50 पीरियड्स का एक मूविंग एवरेज यहाँ पे बन रहा है 1295 के लेवल्स के पास। तो उसके ऊपर अगर हमें यहाँ पे मूव मिलती है तो उसके बाद हम फ्रेश एंट्रीज करेंगे, बट अगर पहले से पोजीशन है तो करंट लेवल्स पे यहाँ पे बुक करने की सलाह देंगे। राजेश, एक स्टॉक की आपको मैं शेयर कराऊं, ये नीचे के लेवल्स की यात्रा करने चला गया था और आज वापस घूम के आया है और वो है इंटरग्लोब एविएशन। देखिए क्या शानदार वॉल्यूम के साथ उसमें रिबाउंड आया है। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, डिब्बी आपको याद है कि 1900 रुपए की तरफ जा रहा है, उसके नीचे जा रहा है। ये इनफैक्ट नीचे में 1 महीने का ग्राफ लेके आई है, ये आपको 1850 के नीचे मिला है। 100-150 रुपए का मूव, शानदार। ये देखिए ये गया नीचे में 1835, आज 1920, ऑलमोस्ट 70-80 रुपए। आज का ब्रेकआउट क्या बता रहा राजेश, किस लेवल्स के लिए? तो देखिए अजय जी, यात्रा जरूर नीचे की करी थी लेकिन इसकी फ्लाइट हमेशा ऊपर की तरफ ही उड़ती है। तो हमने ये जो एक डाउनफॉल आया था इंडिगो में, तो हमने 1860 के पुट जरूर बिकवाए थे क्लाइंट्स को ताकि लोअर साइड पे स्टॉक को बाय करें। और आज डिस्क्लेमर भी देते कि आज हमने इंट्राडे में भी इस पे बाय कॉल ऑलरेडी इनिशिएट किया हुआ है 1912 के रेट पे। हमारे अपसाइड के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 1975 तक के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने बिल्कुल बाय ही किया है इंडिगो को डिप में, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी उड़ान ऊपर की तरफ वापस उड़ते हुए दिखना चाहिए स्टॉक प्राइजेस में भी। तो यहाँ पे हमने बाय ही किया है और अब यहाँ पे अगर करंट लेवल पे कोई बाय कर रहा है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे करीब 1890 का, अपसाइड के टारगेट 1975, उसके बाद 2040। ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल। आप तो यहाँ पर आप ऊपर का लेवल दे रहे हैं इंटरग्लोब एविएशन में, तो यानी यहाँ से रिकमेंडेशन रहेगी कि आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ सीसीएल प्रोडक्ट्स के सीईओ मिस्टर प्रवीण जयपुरिया हमारे साथ बने हुए बात करने के लिए। आज बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर जयपुरिया, क्योंकि हम देख रहे हैं जितने भी आप टी कॉफी इस सेगमेंट पर खास चर्चा के लिए हमने ये आपसे कॉन्वर्सेशन की है। ब्रोकरेजेस जितने भी हैं वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जितनी भी ड्राइड कॉफी का जो स्प्रे है वो एक अच्छी डिमांड देख सकता है। कॉफी के प्राइसेस हमने देखा भी है, बढ़े भी हैं। ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, आप कितनी इस क्वार्टर में करंट ग्रोथ देखते हैं? तो हमने पिछली साल जब हम गाइडेंस दे रहे थे तो हमने कहा था हम 15 to 20% वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे,
इस साल, बट इस साल के शुरू में हमने देखा कि डिमांड जो है काफ़ी अच्छी है और हमें काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। तो हमने अपनी जो है जो ये एक्सपेक्टेशन है वो 15-20% से 20-25% करी है और इसी पे हम अग्रसर हैं। फर्स्ट क्वार्टर में भी हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला और हम आशा करते हैं कि पूरी साल में हमें ये ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिलेगा। कॉफ़ी के प्राइसेस काफ़ी बढ़े हैं, बट जैसा कि आपको मालूम है हमारा जो है मॉडल वो कॉस्ट प्लस मॉडल है। तो जिस दिन भी जो कॉफ़ी का रेट होता है और हम जब डील करते हैं तो हम उसी दिन उतने अमाउंट का कॉफ़ी खरीद लेते हैं। तो इस वजह से कॉफ़ी के प्राइसेस बढ़ने पे हमें रेवेन्यू का एडवांटेज मिलता है और हमें प्रॉफिट जो है वो मेंटेन रहता है, जिसे हम कहते हैं पर किलो अगर हम प्रॉफिट देखें तो वो हमारा जो है वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहता है। अब ये बताएं कि देखिए फैक्ट ऑफ द मैटर कि हिंदुस्तान में कॉफी ड्रिंकिंग का कल्चर जबरदस्त तरीके से फैल रहा है। दुनिया भर में भी यही ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। स्पेशली मिलेनियल्स और यंगर जनरेशन का कॉफी जो है वो प्रिफर्ड बेवरेज ड्रिंक बनती चली जा रही है। आपको इंक्रीमेंटल ग्रोथ क्या नजर आ रही है? और बिटवीन नाउ एंड से होली तक जब लोग खूब बाहर निकलते हैं, खूब खर्चा करते हैं और फेस्टिव माहौल रहता है, जेब में हाथ ज्यादा जाता है, खर्चे ज्यादा होते हैं, कॉफी का किस तरह से आपको डिमांड बढ़िया कैसी नजर आ रही है? तो पहली बात आपने सही बोला, इंडिया के अंदर और खासकर जो हम डेवलपिंग इकोनॉमीज देख रहे हैं, देखिए जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं जैसे कि यूएस मार्केट हो गई या यूरोपियन मार्केट हो गई, ये ऑलमोस्ट मेच्योर्ड मार्केट्स होती हैं, कैटेगरीज यहाँ मेच्योर होती हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आती। ग्रोथ आ रही है मार्केट्स लाइक एशियन सब कॉन्टिनेंट, जो साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट है या अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ से ग्रोथ आ रही है। और इंडिया में खासकर ज्यादा ग्रोथ इसलिए आ रही है कि इंडिया लार्जली जो है वो टी ड्रिंकिंग नेशन रहा है और कॉफी की कंजम्पशन यहाँ बहुत कम है। ज्यादातर साउथ इंडिया में ज्यादा लोग कॉफी पीते थे, अदरवाइज कॉफी को एक यहाँ लग्जरी ड्रिंक की तरह माना जाता था। बट अगर आप देखोगे पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में ये ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आज जो यंग मिलेनियल्स हैं वो दूध से चाय में नहीं ग्रेजुएट करते, वो दूध से सीधा कॉफी में ग्रेजुएट कर रहे हैं, बिकॉज उनको एक्सपोजर मिल रहा है अच्छी कॉफी का, वो कैफे जाते हैं, बाहर जाते हैं। तो ये ट्रेंड हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगा और हमें लग रहा है कि इंडियन मार्केट जो है, जो कि वर्ल्ड मार्केट 1 या 2% से ग्रो करती है, इंडियन मार्केट 10-15% से ग्रो करेगी अगले कुछ सालों में। तो ये एक अच्छी खबर है कॉफी इंडस्ट्री के लिए। और दूसरी बात जो आपने फेस्टिविटी की बात करी, हाँ जरूर हमने देखा 2 साल तक काफी म्यूटेड रहा है फेस्टिवल टाइम्स बिकॉज ऑफ कोरोना, और इस बार हम पेंट अप डिमांड देख रहे हैं हर एक कैटेगरी में। हालांकि कॉफी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आए दिन लोग यूज करते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट की तरह है, तो इसका ग्रोथ मोमेंटम बना रहता है। इतना लग्जरी या डिस्क्रिशनरी कैटेगरी नहीं है। फेस्टिव में लग्जरी और डिस्क्रिशनरी कैटेगरी ज्यादा लोग खरीदते हैं, तो डिमांड तो हम देख रहे हैं, पर ये डिमांड मोमेंटम बना रहेगा और हमें तो लगता है कि फेस्टिविटीज के बाद भी ये डिमांड मोमेंटम जो है कॉफी के अंदर वो बना रहेगा। प्रवीण जी एक चीज़ बताइए, आप 90 से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपका जो कंपटीशन है क्या ब्राज़ील से होता है? मतलब ब्राज़ील की कॉफ़ी है आपके कंपटीशन में? इस समय वहाँ की सिचुएशन कैसे है? अगर वहाँ की सिचुएशन खराब है तो आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फिर तो। हाँ आप सही कह रहे हो, हमारे कंपटीशन जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में है। मेरा कंपनीज जो है, बहुत सारी कंपनी ब्राज़ील में है, बहुत सारी कंपनीज यूरोपियन कंपनीज हैं जो जर्मनी में है, स्पेन में है, जो कॉफ़ी बीन्स खरीद के इंस्टेंट कॉफ़ी बनाती है, जो हमारे डायरेक्ट कंपटीशन में होते हैं। और ब्राज़ील की अगर बात करें तो वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी जो है वो टाइट बनी हुई पिछले 1-1.5-2 सालों से। पहले तो ये था कि क्रॉप फेलियर के कारण वहाँ पे फ्रॉस्ट हो गया और क्रॉप फेलियर था, तो वहाँ की कॉफ़ी बहुत महंगी हो गई। इस कारण से उनको इम्पैक्ट पड़ा और वो थोड़े नॉन कॉम्पिटिटिव होने लगे मार्केट में। और दूसरा जो अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हमारे कंपनी को बहुत फायदा मिला है, क्योंकि हमने इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टांस लिया हुआ था अगेंस्ट रशिया यूक्रेन वॉर, जबकि बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत सारे सैंक्शन लगाए जिस वजह से बिजनेस भी हैम्पर हुआ। बट थैंकफुली इंडिया के स्टांस के कारण, इंडिया और वियतनाम दोनों जगह जहां हमारी फैक्ट्रीज हैं, इनके स्टांस के कारण हमें कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं हुआ और इनफैक्ट हम ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए। और इसी वजह से एक्चुअली जो हमने कहा कि हमने 15 से 20% वॉल्यूम गाइडेंस को बढ़ा के 20 से 25% किया है, वो बिल्कुल इसी वजह से किया है क्योंकि हमें काफी शेयर गेन देखने को मिल रहा है बाकी कंट्रीज। बहुत शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया जयपुरियार जी आज हमसे बात करने के लिए।
और एक्सप्लेन करने के लिए कारोबार कैसे बढ़ रहा है आगे। और कारोबार बढ़ने की बात से याद आया कि यूरोप +1 की बात हो रही है। यूरोप में बहुत सारे केमिकल कंपनीज बंद हो रही हैं और ये हमको दिक्कत हो रही है, तो पूरा केमिकल स्पेस जो है वो रीरेट हो रहा है। Correct. आज किसी बड़ी ब्रोकरेज ने यूरोप +1 रिलेटेड कुछ केमिकल प्लेयर की लिस्ट भी निकाली, वो लेके आएंगे। लेकिन एक स्टॉक का ध्वनि में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, इंडिया पेस्टिसाइड 4% ऊपर है, आज डिजाइन की तरफ जा रहा है। और पॉइंट ये है कि इसमें एक साल का अंडर परफॉर्मेंस रिवर्स हो रहा है। अगर आप देखें तो ये 200 रुपए चला गया था, जबकि 330 का आईपीओ था 1.5 साल पहले। अब धीरे धीरे इंडिया पेस्टिसाइड वापस आता हुआ 316 के आसपास। इसमें क्या एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है? इसके अंदर राउंडिंग बॉटम तो नहीं, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स फॉर्मेशन बन रही है जो डेलीज पे। इसकी जो नेकलाइन ब्रेकआउट यहाँ पे हमें जो लेवल मिल रहा है तो वो 320 का लेवल है। 320 के ऊपर इसका एक नेकलाइन ब्रेकआउट होता है और जो टारगेट प्राइसेस हमें यहाँ पे मिल रही है तो इसका ऑलमोस्ट एक 100 पॉइंट्स का यहाँ पे नेकलाइन ब्रेकआउट हो रहा है। तो इसको हम 320 के ऊपर और 100 जोड़े तो 420 तक का एक टेक्निकल टारगेट बनता है। और इसके अंदर जो स्टॉप लॉस उस समय मेंटेन करना रहेगा, तो आप इसके अंदर 300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशन को ट्रेड कर सकते हैं। जी हाँ, ये देखिए क्या टारगेट बताया, एक बार वापस से बताएंगे। टारगेट यहाँ से 100 रुपए का बन रहा है। जनरली हम हेड एंड शोल्डर्स जो इन्वर्टेड होता है उसमें नेकलाइन और जो हेड होता है उसका डिफरेंस लेके टारगेट कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो हेड है उसकी डेप्थ ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की हो रही है, तो ब्रेकआउट के बाद 100 पॉइंट्स की एडिशन यहाँ पे बनती है, तो 420 का टारगेट बनता है। 420 बड़ा खतरनाक टारगेट दे दिया आपने। 320 के सामने 100 रुपए एडिशन। एक बार को लिपि जी ने कहा 100 रुपए का टारगेट 200 रुपए उड़ जाएगा क्या? वो कह रही थी 100 रुपए ऐड होगा यहाँ से। 100 रुपए ऐड होने वाला है और 420 तक का इसका टारगेट मिल जाएगा। हालांकि इसमें ब्रेकआउट तो ऐसी में कोई दो राय नहीं है। ये शेयर काफी बेहतर है। आपको ध्यान होगा 2 दिन पहले मैंने बात की थी, मिस्टर जैन आए थे, डीके जैन, तो लेके आए थे, इसीलिए हम लेके आए थे कि आप लोग तो हैं सब काबिल लोग जो ब्रेकआउट्स दिखा देते हैं। कभी कभी हम ऐसी कंपनी में जाते हैं जहाँ ब्रेकआउट कुछ दिनों में बन सके आगे। इंटरेस्टिंग है। इससे थोड़ी देर पहले नरेश आपको 2 शेयर बता के गए थे, एक दवा का और दूसरा डैश का। दूसरा दोनों के दोनों ही शेयर्स आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट डेज हाई पे वापस आ गए हैं। मेरे को सिर्फ ये बात पता करनी है कि प्रॉफिट बुक करने हैं या फिर अभी इसको बीटीएसटी करके जाना है, क्योंकि शेयर आज 3-4% ऊपर आ गए। एक बार आप दिखाइए यूनाइटेड स्पिरिट्स और वापस से दिखाइए सन फार्मा। राजेश जी, आप भी सन फार्मा प्लस करोगे या कर चुके हो तो कैरी करोगे क्या? 9-12 हो गया, 4.5% हो गया ऊपर आज। इसके डीएनए में इसकी तासीर में ऐसे है नहीं, 4% 4.5% चल जाए, अगले दिन फिर 5% चल जाए। तो डिम्पी जी देखिए, तासीर में तो नहीं है, लेकिन आज पूरे फार्मा स्पेस में ही एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, तो उसका इफेक्ट तो बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आज जरूर एक एक्स्ट्रा गेन यहाँ पे सन फार्मा में बने, लेकिन आज के जो मूवमेंट बने हैं उसमें स्टॉक ने अपना जो एक रेंज थी इसकी कंसोलिडेशन की, उसका भी ब्रेकआउट किया है। 900 के ऊपर अब ये सस्टेन कर रहा है, तो हमें लगता है थोड़ा और यहाँ पे रुकना चाहिए। 900 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉप लॉस ट्रेड कर ले हायर साइड पे, जिन्होंने भी लोअर साइड पे बाय किया है। और हायर साइड में हमें लग रहा है 928 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है, तो 900 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करना चाहिए। एक बार वापस से विजिट करते हैं 3 बाय आउट कैंडिडेट्स कुछ ब्रोकरेज के हिसाब से, बाजार के हिसाब से सीमेंट स्पेस में फ्रेश बाइंग आती हुई नजर आ रही है। इंडिया सीमेंट्स, हेडलबर्ग सीमेंट्स और सांघी इंडस्ट्री। सबसे छोटा सांघी है, लेकिन इंडिया सीमेंट्स कल 10% मूव के बाद आज थोड़ा ठंडा है। वो बहुत ऑब्वियस नेम था, इनफैक्ट कल के 10% मूव में मैं खुद बहुत हैरान था। वो तो 70 वाला 290 हो गया, बहुत ऑब्वियस नेम है, सबको पता है क्या हो रहा है। सांघी इंडस्ट्री और हेडलबर्ग देखिए। ध्वनि, आपको इन दोनों में से कौन से स्टॉक में ज्यादा एक्शन नजर आता है यहाँ से भी? यहाँ पे सांगी सीमेंट्स जो है एक ऑलरेडी आज सर्किट लग चुका है, बट उसका अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे सर्किट स्टॉक है, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा एक कॉशियस व्यू रखूंगी। उसके अलावा जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा दूसरा स्टॉक तो इंडिया सीमेंट्स का है। इंडिया सीमेंट्स डेफिनेटली यहाँ पे एक ज्यादा प्रॉमिसिंग काउंटर मुझे लग रहा है, बट इसमें आज का जो एक स्लगिश मूव यहाँ पे बन रहा है तो उसकी वजह से एक इसमें हम लोग कंडीशनल कॉल रखेंगे। तो आज के दिन के जो हाईज है वो क्रॉस होने पर हमें इसमें एक फर्दर अपसाइड का और मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा।
तो स्पेशली जो ध्यान में रखना रहेगा तो 297 का लेवल इसमें ध्यान में रखें और उसके ऊपर हमें स्टॉक प्राइसेस मूव करती हुई दिख रही है, तो यहाँ पे उसके बाद हम वापस से एक 30 पॉइंट्स का अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। सो ये कुछ स्टॉक्स जो आप हम डिस्कस कर रहे हैं सीमेंट स्पेस में और मिड कैप स्पेस में भी आता है। ये तो क्या तीन बड़ी, इनमें बिगर प्लेयर्स आ सकते हैं, ये एक ट्रिगर है। इसके अलावा आप पूरे सीमेंट पैक को देखें तो उनमें भी अच्छी तेजी है। कुछ और काउंटर्स जो हम देख रहे हैं केमिकल स्पेस में, आज फिर से आपको काफी इनमें बाइंग बाउट दिख रहा है। लिंडे इंडिया हो, दीपक नाइट्रेट हो, हालांकि केमिकल स्पेस के सारे स्टॉक चल रहे हैं और वो जो एनर्जी का ट्रिगर, यूरोप का स्लो डाउन, चाइना का स्लो डाउन, वो तो एक बड़ा ट्रिगर है ही। लेकिन आज दीपक नाइट्रेट, लिंडे इंडिया, कोई और केमिकल स्टॉक आपके रडार पे आ रहे हैं यहाँ पर राजेश? डेफिनेटली दीपक नाइट्राइट तो हमारे रडार पे है और जिस तरीके से दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोराइन, ये स्टॉक की मोमेंटम बना, ये दोनों स्टॉक्स हमारे रडार पे है और हमारा व्यू बुलिश है। दीपक नाइट्राइट पे हम एक्सपेक्ट करें 2240 2260 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस करंट लेवल से जो रखना होगा करीब 2120 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो है नवीन फ्लोराइन का है और नवीन फ्लोराइन में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे, एक बड़ी रेंज का ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे हुए, ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट आना चाहिए 4950 से 5000 तक की अपसाइड भी यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो 4680 के स्टॉप लॉस से नवीन फ्लोराइन भी बाय करने की सलाह है। ओके, नवीन फ्लोरीन यहाँ पर बाय करने की सलाह है। तो यहाँ आज तो सारे लग रहा है बाइंग की सलाह दे रहे हैं, एक भी कोई शॉर्ट का कैंडिडेट तो अभी तक दिखा नहीं। क्या बाजार इंडेक्स पर आप क्या लेवल आप देख रही हैं ध्वनि? इंडेक्स पे यहाँ पे मुझे एक निफ्टी डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा और अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है। 18150 का लेवल है, वो मैं ध्यान में रख रही हूँ। बट मुझे बैंक निफ्टी से थोड़ा सा यहाँ पे डर लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो आज देख रहे हैं तो प्राइवेट बैंक्स तो मूव कर रही है, बट पीएसयू बैंक्स के यहाँ पे पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं दिखा है आज के पूरे दिन में। तो बैंक निफ्टी पे मेरा यहाँ पे ज्यादा एक कॉशियस व्यू बन रहा है, जो यहाँ पे निफ्टी को थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर सकता है। बैंक निफ्टी में फिर भी ज्यादा एक डाउनसाइड का यहाँ पे टारगेट नहीं मिल रहा है। फर्स्ट लेवल जो यहाँ पे ध्यान में रखना रहेगा तो 41,000 का लेवल रहेगा। 41,000 लेवल के नीचे अगर हम स्लिप करते हैं तो यहाँ पे एक बेरिश मूव वापस से बनता है, बट अभी के लिए हम फिलहाल 41,000 का वेट करें। ऑलराइट, इनफैक्ट अगर आप देखें ना बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों, मैंने आपको बताया था शो स्टार्टिंग पे, अगर आपके यहाँ मोटे मुनाफे वाली पोजीशन है तो आपको शर्माना नहीं चाहिए थोड़ा मुनाफा लेने में। ये एक्सपेक्ट करना कि वापस डिजायर बंद होगा, शायद वो प्रूडेंट ट्रेडिंग का काम नहीं है, बहुत उचित और समझदारी वाला काम नहीं है। टॉप से कितना नीचे आया है आप डीबी चेक करके बताइए जरा। हाँ, 920 का टॉप लगाया था 840 से निफ्टी में स्पॉट में। बैंक निफ्टी लेके आइए, बैंक निफ्टी में भी आपको यही नजर आएगा, मोटा मुनाफा बन रहा है, रोज आपको गैप डाउन मिल जाता है। निफ्टी का आज 41,670 का 77 का हाई है, ये बैंक निफ्टी बता रहे हैं। बैंक निफ्टी स्पॉट बता रहा हूँ 680 समझ लीजिए आप, और इस समय करीब 41,500 है, तो अब 200 पॉइंट करीब चला है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है और थोड़ा प्रॉफिट लेते रहना चाहिए या ट्रेड करते रहना चाहिए। तो ट्रेड में भी आपका थोड़ा स्टॉप लॉस शायद लग गया होगा। एक स्टॉक आपको दिखाऊं मैं, वो है लिस्टेड ऑनलाइन फार्मा स्पेस, छोटा कंपनी है 1500 करोड़ का, लेकिन उसको सस्ता सुंदर, अच्छा सस्ता सुंदर, ओके, कैलकाटा की कंपनी है। और जब जैसे ये ऑनलाइन फार्मेसी और हॉस्पिटल में बज हो रही है ना, सस्ता सुंदर का स्टॉक लेके आएंगे डॉक्टर साहब। ये देखिए 15% ऊपर आज, बहुत दिन बाद ही काउंटर दिखा। बहुत दिनों बाद इनमें एक पहले एक ट्रिगर था कि इसमें शायद एक कोई एक्विजिशन या फिर इसमें कोई प्लेयर आ सकता था। इसमें बड़ी एक ऑनलाइन कंपनी बात कर रही है, सही कह रहे हैं आप, और ये बाय आउट कैंडिडेट है। और इसीलिए जब हमने मैंने देखा हॉस्पिटल में काफी हो रहा है, पेपर में हर जगह आ रहा है और स्टॉक चला नहीं था, तो शायद ट्रेडर्स इसके ऊपर आज एक्टिव हो सकते हैं। ये ट्रेडर्स फैंसी काउंटर रहा है, लेकिन बीच में बहुत साइडलाइन भी हो गए, बट आज देखिए 15% की। इसको जरा चार्ट पे देख के बताएंगे आप राजेश जी, सस्ता सुंदर। तो अजय जी देखिए, स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन जो देखने को मिला, उसके बाद स्टॉक में जिस तरीके से बेस फॉर्मेशन हुआ, ऑलमोस्ट स्टॉक ने अपना जो बेस बनाया करीब 275 280 के जोन में बनाया है। अब स्टॉक में जो रिकवरी बनी अब अपने स्टॉक 20-50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में अब यहाँ पे रिकवरी बनी है, यहाँ से इमीडिएट जो टारगेट बनता है वो करीब है 385 के आसपास, वो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा इस रिकवरी का। अगर ये 385 के ऊपर क्रॉस करता है तो यहाँ से ये अपमूव एक्सटेंड होगा, जो कि इसको 435 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो अभी जिनके पास पोजीशन है बनाया जा सकता है 330 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, 385, उसके बाद 435, ये दो टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं।
पे आपको एक एडवाइस भी मिली है, 15% ये शेयर ऊपर भी है। छांट के हम आपके लिए शेयर लेके आते हैं ताकि आपको अच्छे से फायदा मिल पाए, और ये बस ये 10-20 शेयर में भी आप अगर काम कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। खैर आज पीजीएम मीडिया के श्रीनिवास राव भी हमारे साथ जुड़े थे, उनसे हमने पूछी थी कि क्या भारत आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, ये डीकपलिंग वाला फैक्टर चल सकता है क्या, आइए सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कुछ सेक्टर्स भी बताए हैं, तो वो भी आप सुन लीजिए कौन से सेक्टर्स पे वो ज्यादा बुलिश है। In the last 7-8 months, we have seen many countries having trouble with their economy balance sheets. तो even अपने रीजन में भी आपने देखा है कि तकलीफ हुए, but India compared to those countries has handled the crisis extremely well. अपना आप देखेंगे foreign currency reserves आज के बैलेंस में भी काफी अच्छे हैं, rupee is very very stable, and our outlook is much better than most other countries. इंडिया इवन टुडे सभी आप देखेंगे लास्ट 3 महीने में काफी लोग ने अपना ग्रोथ रेट कम किया हुआ है। अभी करीबन जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है 7%, बट इवन एट 7% विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो ये मैक्रो स्टेबिलिटी कंबाइंड विद कॉर्पोरेट ग्रोथ एंड आल्सो आई वुड से वन मोर सॉफ्टर एस्पेक्ट इज ऑन द वे वी आर एबल टू हैंडल जियोपॉलिटिकल इश्यूज। सो आप देखेंगे तो रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री इंटरेक्ट विद लेट्स से रशियन प्राइम मिनिस्टर, रशियन प्रेसिडेंट, एंड देयर यू कैन सी द काइंड ऑफ पावर वी आर हैविंग टुडे वर्सेस वेयर वी वर 5-10 years back. So clearly we are emerging as a stronger economy and also stronger country. As a result, I think more and more इन्वेस्टर्स आर लुकिंग पॉजिटिवली एट इंडिया एंड वही मार्केट में भी अपने को दिख रहा है। तो एक सेक्टर है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, उसमें विद इन दैट कैपिटल गुड्स, ये सेक्टर हमें लगता है कि काफी अच्छा करेगा। और उसके बाद होगा ऑटोमोबाइल्स, तो ऑटोमोबाइल्स इज अदर सेक्टर दैट वी आर वेरी पॉजिटिव। तो आई वुड से ब्रॉडली इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक लास्ट 5-6 साल से जो मेहनत चालू है to improve manufacturing in the country, whether it is in terms of PLI, whether in terms of other incentives that government has given, including the lower tax rates, will lead to better capex going forward. इसलिए हमें capital goods sector अच्छा लगता है, overall manufacturing भी अच्छा लगता है। ऑलराइट, तो कैपिटल गुड्स सेक्टर ये तो एक बड़ा सेक्टर है जहाँ पर कैपेक्स बड़ी थीम है, और ये कई सारे फंड हाउसेस के रडार पर भी, और लगातार हम भी कई बार इस चैनल पर कैपिटल गुड्स स्पेस की बात, मैन्युफैक्चरिंग, ये थीम बड़ी है जिन पर आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। कुछ और स्टॉक्स जो आज काफी अच्छी मूव दिखा रहे हैं, रेन इंडस्ट्री, ये एक स्टॉक भी आज लगभग 5% की मूव है। इसमें भी कुछ सीमेंट प्ले तो है राजेश, ये भी एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल का भी ट्रिगर है और साथ ही ये सीमेंट स्पेस में भी है, और आज क्योंकि पूरा सीमेंट स्पेस में ही वाइब्रेंस है, वहां बाइंग है, तो इस स्टॉक में भी अच्छी मूव है। लेकिन क्या एक बार के लिए बुक कर लें प्रॉफिट, क्योंकि बहुत सस्टेन तो रहते ही नहीं मूव इस स्टॉक में? डेफिनेटली, तो देखिए स्टॉक पे जो मूव बना है, अभी भी स्टॉक पे देखें तो 200 के मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस जैसा काम करते हुए दिखा है। तो हमें लगता है जिनके पास लोअर साइड की पोजीशन है रेन इंडस्ट्री में, वो यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। थोड़ा अगर ये 185-186 के आसपास होगा तो वहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट लेना चाहिए। स्टॉक में जो मेजर लेवल है रिवर्सल के, वो है करीब 193 के आसपास। जब तक वो लेवल को क्रॉस नहीं करता है स्टॉक वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो थोड़ा जो भी पुल बैक आएगा वहाँ सप्लाई जरूर बना रहेगा। तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह है, पार्शियल अभी कर ले, और पार्शियल अगर ये 186 के आसपास आता है तो वहाँ पे पूरा बुक करके एक बार एग्जिट लिया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल। और अब चलिए, बात 3 बज गए हैं और वक्त हो गया संजीव जी से बात करने का। मशीन जी एकदम शानदार रैली बिल्कुल संजीव जी, वर्ड सोच रहे हैं हम क्या शुरुआत करें। आप गुड आफ्टरनून तो करें, साथ में क्या बात करें? बाजार में लगातार तेजी है, कोई नया वर्ड नहीं मिल पा रहा। देखो, ये तो शेयर बाजार है, उतार चढ़ाव देता है, मौके देता है। So you have to be very prepared that ignore the noise if you want to make money. And the opportunities are humongous. आपको पता है श्राद्ध चल रहे हैं, मंडे से नवरात्रे हैं, उसके बाद दिवाली है एंड सो ऑन, और आप परसिस्टेंटली देख रहे हो कि क्या ग्रोथ आ रही है। आज के स्टार्स तो बाय द वे फार्मा स्टॉक्स हैं,
So market make enough pillars to make the market move. Except IT, I think everything is showing you outperformance, and that's more to do with consumption. और मुझे कोई दो राय नहीं कि ये अपॉर्चुनिटी है लेने की, स्पेशली जहाँ पे एक आध इवेंट ऐसा हुआ है which is given an entry point. अपडेट भी दे दूं, सुबह आपको 550 पे कहा था कैनफिन, वो 580 हो गया, अब वापस 565 है। कैनफिन में आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल भी है शाम को, एंड आई एम वेरी श्योर वी विल ले ऑल क्लियर, यू नो द रिजिग्नेशन इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। और मुझे लगता है दिस द बेस्ट एंट्री पॉइंट, 640 का भाव कायम है और 750 वाली। दूसरी आप कहें तो मैं पिक दूं आपको 2 और। ये बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट कॉल दिया आपने संजीव जी। मुझे याद है गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक बार एक्सीडेंट हुआ था इसी तरह या कुछ, तब आपने दिलवाया था। हीरो होंडा में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, हीरो मोटो में आपने दिलवाई थी। ये आपका स्टाइल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। बढ़िया कंपनी किसी सडन शॉर्ट टर्म एक्सीडेंट की वजह से नीचे मिले तो ले लो, नहीं? और सर एक्सीडेंट भी नहीं है, बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजन इफ एन एमडी लीव्स अ 1 लाख करोड़ कंपनी, द कंपनी डजंट कम टू अ स्टैंडस्टिल, particularly PSU, and you should be prepared that bond their cost of money, their NPAs are at the third, are the lowest, and it's the third largest book, so I am just giving you. Secondly, आप लीजिए Siemens, unquestionably the largest power supplier, and Siemens is in the best shape ever. Now this stock is hitting all time highs. अभी 3100 का टारगेट है, 2900 का स्टॉप लॉस, और ये आपको पिवटल प्ले मिल रहा है। आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ यू गेट अ 4% अपसाइड टुमारो ओनली। एंड थर्ड बिग इज अजय जी, आपको पता है कि Voda Idea Health, the government is converting their interest dues into equity at 1180. Now there is talk between the companies and the government whether they can do it at 12.5 or 1180, because the management has issued warrants at 12.5 to themselves. तो 9-20 पे आपके लिए बहुत अच्छा मौका है 11 रुपए कमाने का। That's a 20% upside which can come very fast in Voda. Stop loss of 870. ऑल राइट। वोडाफोन आइडिया पे तो आपका ऊपर का टारगेट, आई थिंक 12 रुपए का टारगेट आपने एक बार पहले दिया संजीव जी। बिल्कुल 12.5 में तो वारंट इशू किए हैं वोडा और ग्रुप कंपनी ने, प्रमोटर ने, तो हाउ कैन आई नॉट डिनाई दैट। ठीक है, बिल्कुल। तो वोडाफोन आइडिया, सीमेंट्स अब एक फिलहाल नई पिक ऐड करते हुए, और मॉर्निंग में जो एक पैक दी थी उसी को पिक दी थी उसको रिट्रीट करते हुए, कैनफिन होम्स, ये 3 स्टॉक सजेशन अभी इस वक्त संजीव जी की तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया संजीव जी, कल फिर होगी आपसे मुलाकात सुबह। देखते हैं बाजार उस वक्त पर किन लेवल्स पर होगा। ये फिलहाल तेजी तो थमती हुई नजर नहीं आ रही है, और लेकिन इस बीच स्टॉक्स कई सारे अच्छे ऐड हो रहे हैं। कैपिटल गुड स्पेस में अभी फिलहाल सारे स्पेसेस चल रहे हैं, सारे सेक्टर्स चल रहे हैं। कैपिटल गुड स्पेस में भी कुछ स्टॉक्स तो हैं जिनमें आपको मोमेंटम दिख रहा है। क्या लार्ज कैपिटल गुड स्पेस का ज्यादा समय दिख रहा है? सीमेंट्स की कॉल की शुरुआत हुई है, क्या यहाँ पर राजेश मौके ढूंढने चाहिए? थर्मेक्स हो, एबीबी हो, अभी फिलहाल थोड़ी से शायद ब्रीदर ले रहे हैं स्टॉक्स। बिल्कुल, आज थोड़ा सा अगर हम देखें तो लास्ट कुछ दिनों से ही देखें तो थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। एबीबी में भी अगर देखें तो थर्ड वीक है जहाँ पे कंसोलिडेशन एक्टिविटी देखने को मिल रही है। सीमेंट्स भी पिछले 3-4 सेशन से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में हमें लगता है थोड़ा सा ब्रीदर यहाँ पे लेने में देखा है। ओवरऑल तो सेक्टर का व्यू बुलिश ही है, और सारे स्टॉक्स को देखें तो एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद हायर साइड पे सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद वापस से यहाँ पे एक अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। प्रीफर्ड पिक हमारी थर्मेक्स से, सीमेंट्स से और एबीबी, तीनों पे ही हमारा व्यू तो बुलिश ही है क्योंकि सेटअप इनके पॉजिटिव है। तो यहाँ पे वापस से इनमें रैली बनेगी तो एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ये जो स्टॉक पे एक माइंड प्रॉफिट बुकिंग जो हुआ है, इसमें एक अपॉर्चुनिटी बन रही है यहाँ पे वापस से एक्यूमुलेट करने की। और तीनों स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव है टेक्निकल सेटअप के हिसाब से, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, ऑल राइट, एब्सोल्युटली। कुछ और स्टॉक्स हम देखते हैं। हनीवेल ऑटोमेशन, इस स्टॉक में भी आज बड़ी मूव है, लॉन्ग यहाँ पर भी बिल्टअप हो रहे हैं। ध्वनि, क्या आप इस स्टॉक को ऐड करेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे इस स्टॉक को डेफिनेटली मैं करंट लेवल्स पे एक फेज वाइज में ऐड करूँगी। नीचे 39,200 के लेवल्स तक भी इसको ऐड करा जा सकता है क्योंकि वीकलीज पे वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल बना है, उसी को यहाँ पे मानते हुए चल रहे हैं कि ये स्टॉक में और भी अपसाइड की मोमेंटम हमें मिल सकती है। करंट लेवल्स पे भी अगर इसको ऐड कर रहे हैं तो ऊपर की साइड में हमें जो अपसाइड के टारगेट्स मिल रहे हैं, तो वीकलीज पे ही हम यहाँ पे इसको एनालाइज कर रहे हैं तो 4700 का एक पहले स्विंग हाई बनाया था
और डेलीज पे भी अगर हम देख रहे हैं तो हमें ऑलरेडी पहले ही कुछ सेशंस पहले ही हमें इसमें एक गोल्डन क्रॉसओवर भी मिल चुकी है और स्टॉक जो है वो डेलीज पे 50 पीरियड की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके चल रहा है वहां से। तो करंट लेवल्स पे डेफिनेटली हनीवेल को भी ऐड करा जा सकता है। नीचे स्टॉप लॉस आप पोजिशनली यहाँ पे मेंटेन करिए 39180 का और वहां तक डिप्स पे ऐड भी करा जा सकता है। आप यहाँ डिप्स पे इसे ऐड करने की सजेशन दे रही हैं, लगभग आधे % की मूव है, लेकिन यहाँ लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है और जिसके बेसिस पे बाय ऑन डिप्स की सजेशन यहाँ ध्वनि हमें दे रही है। लेकिन क्योंकि हम लगातार जिस तरह से बात करते हैं, यूरोप में स्लो डाउन है, यूरोप में एनर्जी क्राइसिस बढ़ा है, यूरोप +1 एक बड़ी थीम है जिसके चलते कई सारी कंपनियों को, डोमेस्टिक कंपनियों को फायदा होने की बात यहाँ की जा रही है। एक्चुअली एक बार समझ लेते हैं कि कौन सी कंपनियों को फायदा और नुकसान हो सकता है। डिटेल रिसर्च डिम्पी लेकर आए हैं हम तक, पहले वो एक बार समझ लेते हैं। डिम्पी बताएं। जो यूरोप में दिक्कत चल रही है एक्चुअली उसका कनेक्शन रूस से है, क्योंकि रूस की जो गैस है वो यूरोप में इस्तेमाल होती थी और रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से वो गैस की सप्लाई कम हुई है। अब इन प्लांट्स या तो ये बंद हो गए हैं जो गैस बेस्ड प्लांट से, या फिर उनका प्रोडक्शन करीब 50% तक कम हो गया। इससे क्या हुआ कि पूरा यूरोप और यूरोप से जुड़े हुए कई और देश और कई ऐसे प्रोडक्ट हैं उनमें थोड़ी उथल पुथल हुई है। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये बात आपको अब अच्छे से लगी होगी पता कि रूस की जो गैस है उसने दिक्कत की है यूरोप में, और यूरोप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे कैसे किसके लिए फायदा और किसके लिए नुकसान पहुंचेगी, एक सिलसिला तरीके से आपके सामने पॉइंट रखता हूं। गैस की कीमतें पिछले 1 साल में करीब 4 गुना से ज्यादा बढ़ चुके हैं। हालांकि पिछले 2-3 दिन में नेचुरल गैस के प्राइसेस नीचे आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये 4 गुना से ज्यादा गैस के प्राइसेस बढ़े हैं, जो कि ट्रेडिंग भी होती है, वहाँ पे गैस की ट्रेडिंग भी है। अब किसको फायदा हो सकता है? रिन्यूएबल एनर्जीज वाली कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है, जो ईपीसी कारोबार से जुड़ी है उन कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स कर सकते हैं उनको बेनिफिट हो सकता है, जो खासकर सोलर से जुड़े हुए हैं। तो कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं भारत के हिसाब से जिनका बेनिफिट हो सकता है कि यूरोप में अपना कारोबार बढ़ा सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे तो एनर्जी का क्राइसिस है इस समय जो गैस बेस्ड है। उसमें आप वेबसॉल इंजीनियरिंग, स्टर्लिंग, विल्सन, अदानी ग्रीन्स जिसके बारे में थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, और टीडी पावर सिस्टम्स हैं जिसको फायदा मिल सकता है। आते हैं मेटल्स पे क्या होगा। अगर प्रोडक्शन काम कम होगा और प्रोडक्शन बंद होगा तो ज्यादातर मेटल कंपनीज वहाँ की हैं वो बंद हो रही हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम का बहुत हद तक का मेटल्स वहीं पे प्रोड्यूस होता था, स्टील का है, जिंक का है। लेकिन इन सारी कंपनीज का अगर वहाँ पे प्रोडक्शन कम हो रहा है तो भारत या फिर कुछ और ऐसे देश जिन पे यहाँ पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है और प्रोडक्शन अपने पीक पे चल रहे हैं तो उनको बेनिफिट हो सकता है। एक और दूसरा सेगमेंट है वो है केमिकल्स का। यहाँ पे डिस्टर्बेंस ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे यूरोप की जो वेटेज थी या यूरोप का जो दबदबा था वो बहुत ज्यादा था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बासफ नाम की जो कंपनी है वो वर्ल्ड की बड़ी कंपनी में से एक है जिसका बेस यूरोप में ही है, और अगर वहां पे प्रोडक्शन कम होता है, लेनेक्सेक्स से एक और कंपनी है, अगर वहां पे प्रोडक्शन कम होता है तो भारत की जो केमिकल कंपनीज है उनको बेनिफिट हो सकता है जिनका एक्सपोर्ट्स यूरोप में काफी ज्यादा है। मैं उसमें से कुछ एक नाम आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे कि दीपक नाइट्रेट है, इसके अलावा मेगमनी फिनकैम है जिसके बारे में बातचीत कर रहे थे, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स की बात है, अतुल लिमिटेड है। तो ये कुछ एक ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे जिनका बेनिफिट जो है आपको यूरोप के अब इस क्राइसिस का बेनिफिट इंडियन कंपनीज के तौर पर आएगा। एक और बात, एपीआई के हिसाब से भी यूरोप बहुत बड़ा एक हिस्सा था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिस्से में से एक है। तो जो एपीआई से जुड़ी हुई कंपनीज है, वहाँ पे प्रोडक्शन डाउन है, एनर्जी चाहिए होता है, तो एनर्जी है नहीं वहाँ पे गैस बेस्ड, तो अगर फायदा भारत देश की कंपनीज को सकता है क्योंकि हम तो ऑलरेडी वैसे भी सस्ते एपीआई में हैं और हमारे यहाँ पे हिकल, आईओएल केमिकल्स, डिविस, सोलारा एक्टिव, ये कुछ एक वो कंपनीज हैं जो कि अच्छे बेनिफिट्स उठा सकती हैं। एक और चीज, जब गैस नहीं होगी तो आपको एनर्जी कहीं ना कहीं से फुलफिलमेंट करनी होगी, तो उसके लिए कोयले की मांग एकाएक इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ सकती है। तो कोल इंडिया भारत की एक ऐसी कंपनी है जो कि बड़ी कंपनीज में से एक है विश्व की, तो उसको एक बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। इसके अलावा यूरोप में जो मैन्युफैक्चरिंग है कुछ एक कंपनीज की, मैं उसके नाम भी आपके सामने लेके आ रहा हूँ और इसका फायदा के साथ साथ कुछ नुकसान भी निकल के आएंगे। जैसे कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहाँ पे 55% वो कंपनी यूरोप में देती है। अगर यूरोप का प्रोडक्शन कम है, वहाँ पे गाड़ियां कम बन रही है या फिर और कोई दिक्कत है तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को नेगेटिव हो सकता है। इसके लिए टाटा मोटर्स ऑल्दो काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन जेएलआर का बिजनेस जो इनकी बैलेंस शीट में करीब 25%
50% यूरोप से ही आ रहा होता है, तो वहाँ पे अगर प्रोडक्शन कम होता है तो फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये कुछ एक नेगेटिव वाला हिस्सा भी है। और लास्ट में आईटी कंपनीज के बारे में जिक्र जरूर करूंगा, क्योंकि टोटल बैलेंस शीट जो आईटी कंपनीज के एक्सपोर्ट फ्रंट पे है, उसमें यूएस के बाद जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है जो 25 से 30% बनता है वो यूरोप है। अगर वहाँ पे दिक्कत है, वहाँ पे प्रोडक्शन कम है, वहाँ पे इकोनॉमी में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, तो इन आईटी कंपनीज को एक डबल प्रॉब्लम आ रही है। एक तो यूएस से और दूसरा यूरोप से, क्योंकि वहाँ पे भी रिसेशन की चिंता है और यूरोप एक नई प्रॉब्लम्स उनके लिए खड़ा हुआ है। तो इसलिए आईटी कंपनीज में थोड़ा संभल कर और बहुत ही सिलेक्टिव होकर ट्रेड करने की समय जरूरत है। बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो ये एक अच्छी खासी रिसर्च जो लेकर आए दिव्या मार्ले कि कौन सी कंपनियों को फायदा और कौन सी कंपनियों को नुकसान होने की यहाँ बात की जा रही है। सभी सेक्टर्स पर उन्होंने अपना एक रिपोर्ट हमसे शेयर की। शुक्रिया दिव्या सारी जानकारी के लिए। टायर स्टॉक्स की बात हो रही है, अपोलो टायर लगातार सर्च पे। एक और स्टॉक है जिसकी तरफ बात करना चाहेंगे और वो स्टॉक है एमआरएफ का। भारत की क्योंकि सबसे बड़ी टायर कंपनी है और अब ये स्टॉक 1 लाख की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ 11 रुपए से इसकी शुरुआत हुई थी 30 साल पहले, क्या लेके हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब 1 लाख का जब स्टॉक होने वाला है तो इस शेयर की इस पूरी जर्नी को एक खास रिसर्च में जरूर लेकर आई है सृष्टि अमार तक। सृष्टि की वो रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। जी हाँ, सबसे पहले अगर हम देखें तो एमआरएफ की बेहतरीन जर्नी रही है, बहुत ही बेहतरीन। ये मल्टी बैगर साबित हुआ है। 1993 में 11 रुपए पे स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी, उस दिन ये भाव देखने को मिला था और उसके बाद एक जबरदस्त रनअप इसमें हमने देखा है। इंडियन मार्केट्स में बात करें तो एक लौता काउंटर जो कि सबसे महंगे वैल्यू के लिहाज से एक शेयर अगर हम देखेंगे तो वो है एमआरएफ। हाल फिलहाल जो है हमने देखा है कि एमआरएफ तेजी में जरूर आया है पूरे टायर स्पेस के साथ साथ। और पहले इसकी जर्नी की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे जबरदस्त तेजी हमने 2009 से लेकर 2019 के बीच में देखी है, जहां पे कंपनी ने 3000 से भी ज्यादा का रिटर्न जो है अपने इन्वेस्टर्स को दिया है और कई सारे इन्वेस्टर्स 1 लाख का जी हाँ जरूर वेट कर रहे हैं। अब अगर कुछ ट्रिगर्स की बात करें कि क्यों एमआरएफ को इतनी अच्छी वैल्यूएशंस मिलती हैं, तो इसका एकमात्र फैक्टर ये है कि कंपनी मार्केट लीडर है पूरे टायर स्पेस में। 25% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर होल्ड करती है और इसके मार्जिन्स भी अगर अन्य कंपनीज के मुकाबले देखें तो प्रीमियम पे ही पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई सवाल पूछे कि क्यों एमआरएफ का स्टॉक इतने महंगे वैल्यू पे देखने को मिलता है, तो आज तक कंपनी ने कोई भी स्टॉक स्प्लिट नहीं किया और वो एक लौता कारण है एमआरएफ का इतना महंगा होने के लिए। अब अगर हम आने वाले ट्रिगर्स की बात करें, क्योंकि एमआरएफ 2 व्हीलर और साथ ही ट्रक सेगमेंट में जो है लीडर है ये दोनों ही मार्केट्स में, तो कहीं ना कहीं ये 2 सेगमेंट्स थोड़े से पिछड़ते हुए नजर आए थे। पर अब सीवी साइकिल जिस तरीके से ऊपर आ रही है, इसका फायदा एमआरएफ को होगा और 2 व्हीलर में भी अच्छी रिकवरी की उम्मीद है। ऐसा फाडा जैसी इंस्टीट्यूट भी अपना भरोसा जता रहे हैं, तो इसको लेकर एमआरएफ भी फोकस में है। इसके अलावा अगर हम देखें एमआरएफ की और कुछ वजहें, तो यहाँ पे कंपनी जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं पूरी टायर इंडस्ट्री के लिए वो फेवरेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। नेचुरल रबर और क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी ज्यादा थे, जो कि Q1 FY23 के मुकाबले अब अगर हम देखेंगे तो 30% से भी ज्यादा की वहां पे गिरावट हो गई है। तो कंपनी अपने मार्जिन्स में इसका एक पॉजिटिव फैक्टर भी ला सकती है। ऑल टाइम हाई से अभी भी काफी दूर है, 98,000 से ऊपर का एक ऑल टाइम हाई था। हो सकता है स्टॉक वहां तक जाए, पर कहीं ना कहीं 1 लाख का भी इंतजार हमारे इन्वेस्टर्स को जरूर है इस पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि, ये खास रिपोर्ट और ये जर्नी हमें व्यूअर्स को एक बार फिर से समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आप कुछ BTSC ट्रेड्स भी ले लेते हैं, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी तेजी है, 17,800 के ऊपर है। क्या ये बाइंग मोमेंटम कल के लिए भी बॉट करना चाहिए? क्या यहाँ पे सिर्फ BTSC के ट्रेड्स होंगे आपकी तरफ से राजेश? डेफिनेटली तो स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है और बिल्कुल BTSC ट्रेड ही यहाँ पे हम कैरी करने की सलाह देंगे। तो जो स्टॉक हमने ओपनिंग में डिस्कस किए थे वो स्टॉक्स तो ऑलरेडी हमारे बाइंग रडार में है। अब यहाँ पे फार्मा स्टेज से हम सिप्ला पे भी बाय करने की सलाह देंगे। ये स्टॉक भी हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, जिस तरीके से सिप्ला में आज अपने प्रीवियस स्विंग हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। वीकली चार्ट पे देखें तो एक वी शेप रिकवरी बन रही, तो हमें लगता है सिप्ला में यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब आधाची 1130 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा 1170 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से, उसमें हम ICICI बैंक पे यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। हालांकि स्टॉक ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट जरूर हुआ, लेकिन अभी भी
जिस तरीके से इसके डेटा बने हुए हैं, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम कल के सेशन में भी कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे 940 तक के अपसाइड के टारगेट हम सजेस्ट करेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 903 के आसपास। ठीक है, तो बैंकिंग स्टॉक्स की परफॉर्मेंस जारी रह सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक पिक किया आपने, और साथ ही फार्मा स्पेस में क्योंकि हम अच्छी बाइंग आउट देख रहे हैं आज, चाहे फार्मा हो, हॉस्पिटल हो, डायग्नोस्टिक हो, इसलिए आप फार्मा स्पेस से यहाँ पर अनफैक्ट आप ट्रेडिंग कॉल भी अपने यहाँ पर डिविस लैब पर राजेश ने दी थी, और अब कैरी फॉरवर्ड ट्रेड में भी वो बीटीएसटी ट्रेड में भी वो फार्मा स्पेस को चूज करें। ध्वनि, आप क्या देंगे बीटीएसटी ट्रेड यहाँ से? क्या आप सीमेंट पैक या टायर स्पेस जैसा कोई काउंटर चूज करना चाहती हैं या फिर बैंक्स? मेरी पिक थोड़ी यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स है। मैं चंबल फर्टिलाइजर्स को यहाँ पे बीटीएसटी के लिए चूज कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे करंटली जो यहाँ पे स्टॉक क्लोज कर रहा है तो वो दोनों 50 और 200 मूविंग एवरेजेस के ऊपर कर रहा है। इंट्राडे में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे अभी जस्ट लास्ट यहाँ पे हमें लास्ट 1.5 घंटे में एक बहुत ही अच्छी अपमूव देखने को मिली है। तो करंट लेवल से चंबल फर्टिलाइजर में यहाँ पे बाय का एक्शन बन रहा है, और इसका ऑप्शन डेटा भी अगर मैं देख रही हूँ तो वहाँ पे 370 के यहाँ पे अब कॉल ऑप्शंस में राइटिंग हो रही है। तो यहाँ से अभी अपसाइड का मोमेंटम इसमें और बाकी है। ऊपर की तरफ 370 तक के जो फर्स्ट टारगेट्स बन रहे हैं, और नीचे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करनी रहेगी, तो इसमें हम नीचे की तरफ में या एक 348 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। राजेश जी, आज की निफ्टी की क्लोजिंग अगर मान लो 17,800 पे ही होती है तो आप इससे सेटिस्फाइड हैं और आप इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि तेजी के सौदों को ज्यादातर को बीटीएसटी करके जाए? जी बिल्कुल डीपी जी, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 17,750 के ऊपर बिल्कुल बना हुआ है और उसके ऊपर रहे, वैसे ही उसके ऊपर ही हम क्लोज करते हुए दिख रहे हैं। तो 17,800 पे क्लोज होंगे तो बिल्कुल हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ से ही मोमेंटम हायर साइड का रहेगा कल के सेशन में भी, और 17,950 एटलीस्ट ये टारगेट हमें लगता है कल वापस से देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पे 17,740 के आसपास, ये स्टॉप लॉस रख के पोजीशन कैरी करने की सलाह देते हैं। ओके ठीक है, कोई एक बीटीएसटी मेरे को कैश की दोगे? नॉन एफ एंड ओ होनी चाहिए, वो कैश की हो, नॉन एफ एंड ओ। तो डीपी जी यहाँ पे जो स्टॉक अभी यहाँ पे रडार पे आ रहा है वो है फिन पाइप का। ये स्टॉक को आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये स्टॉक में जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन के बाद 6 से 7 दिन के करेक्शन के बाद स्टॉक ने 50 से 100 डे मूविंग एवरेज। राजेश जी एक बार जरा वापस से नाम बता दीजिए शेयर का, मैं फिर नोट कर लूँ ना। फिन पाइप। फिन पाइप जी, फिन पाइप। ओके ठीक है, फिनोलेक्स नाम से होगा ये, फिनोलेक्स पाइप के नाम से इसका पूरा नाम है, कोड है इसका फिन पाइप। तो यस यस ठीक है, बताइए सर। तो फिनोलेक्स इंडस्ट्री जो इसका नाम है, तो ये स्टॉक में एक 6 से 7 दिन के करेक्शन के बाद वापस 50 से 100 मूविंग एवरेज से स्टॉक ने सपोर्ट लेके जो आज पुल बैक दिया है, हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कल के सेशन में आते हुए दिख सकता है। 156 से लेके 158 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं बीटीएसटी में। स्टॉप लॉस रखे करीब 143 के आसपास। ओके ठीक है, क्या धोनी आपकी तरफ पे पास है कोई ऐसा कैश का शेयर जो नॉन एफ एंड ओ हो और जिसको बीटीएसटी हम करके जा सके? बिल्कुल, यहाँ पे 3 स्टॉक्स है मेरी रडार पे जिसमें बहुत ही अच्छा एक मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 2 है जो कि वायर मैन्युफैक्चरिंग में है, एक केईआई इंडस्ट्रीज और दूसरा गेरवेयर टेक्निकल्स। दोनों स्टॉक में यहाँ पे अगर हम देख रहे थे बहुत ही अच्छा सा अपसाइड का मोमेंटम बन रहा है। सबसे पहले यहाँ पे गेरवेयर टेक्निकल्स की हम बात कर रहे हैं, इसी में इसका कोड GAR फाइबर करके रहेगा। वहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि स्टॉक ने जो पहले एक ब्रेकआउट लेवल बनाया था जो स्विंग हाई है, वहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट बना के वहाँ से ऊपर की तरफ का हमें एक अपमूव इसमें विटनेस करने को मिल रहा है। इस पे भी अगर हम देख रहे हैं तो स्टॉक का एक काफी अच्छा मोमेंटम अपसाइड का बना हुआ है। ऊपर की साइड में जो फर्स्ट टारगेट इसके मिलते हैं, तो फर्स्ट टारगेट हमें यहाँ पे 3700 के टारगेट्स मिल रहे हैं। केईआई इंडस्ट्रीज में भी सिमिलर एक यहाँ पे फॉर्मेशन बना हुआ है। केईआई इंडस्ट्रीज का चार्ट अगर हम देख रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम काफी समय से हमें देखने को मिल रहा है, और इसमें भी करंट लेवल से एक बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। उसमें अगर हम देखें तो अपसाइड का मोमेंटम जहाँ पे हमें पहले स्विंग हाई मिल रहा है, तो एक 1602 का फर्स्ट यहाँ पे टारगेट मिलता है। उसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट स्ट्रक्चर है, बट इसमें थोड़ा सा एक हमें ब्रेकआउट का वेट करना होगा। एंड्योरेंस का चार्ट यहाँ पे अगर हम दिखा सकते हैं, तो एंड्योरेंस में यहाँ पे जो है वो स्टॉक एक जो पहले की बॉटम्स बनाई हुई है, वहां से स्टॉक एक ऊपर की तरफ की अपमूव दे रही है। एक रेंज प्ले है इसके अंदर, और करंट लेवल से भी इसके अंदर एक ऐड करा जा सकता है। और अपसाइड का जो हमें लेवल मिल रहा है
शेयर्स। इसमें अपसाइड का जो हमें लेवल यहाँ पे मिल रहा है तो 1548 इसकी यहाँ पे रेंज की अपसाइड बन रही है, तो वहां तक का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। करंट प्राइस 1460 की है और नीचे जो स्टॉप लॉस रहेगा तो स्टॉप लॉस इसमें काफी छोटा रह रहा है हमारा, यहाँ पे 1400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ओके ठीक है, 3 शेयर आपने बता दी। वैसे एक शेयर में आपसे कन्विक्शन वाला पूछूं तो वो कौन सा है? कन्विक्शन के हिसाब से अगर आप मुझे पूछ रहे हैं तो एंड्योरेंस का यहाँ पे चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक रेंज प्ले है यहाँ पे और नीचे की तरफ में जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है वो काफी एक फेवरेबल पोजीशन पे बन रहा है, तो एंड्योरेंस को मैं पहला यहाँ पे प्रेफरेंस देना चाहूँगी। एक और शेयर है जो लास्ट में चलते चलते सबकी निगाहें अपनी तरफ कर रहा है, वो है रेणुका शुगर। एक बार जरा रेणुका शुगर के आप चार्ट दिखा सकते हैं राजेश जी? एक बार जरा रेणुका शुगर देखिए, ये क्या हो गया एकदम से 50 रुपए का शेयर सीधा 55। अब सारे शुगर काउंटर्स में मूव है जिन पे कि सुबह आपने डिस्कस भी किया था। यहाँ एक न्यूज शायद आने वाली है कि फूड सेक्रेटरी की एक बयान आया था कि शायद एक्सपोर्ट लिमिट को लेकर ना जल्द कुछ क्लैरिटी अनाउंसमेंट आ सकती है। आप सारे स्टॉक्स देखें, शुगर स्टॉक्स अच्छे खासे चले हुए आज। एक बार दिखाई जरा श्री रेणुका बलरामपुर चीनी, हालांकि बलरामपुर चीनी के अंदर मूवमेंट थोड़ा सा लिमिटेड है। एक बार धामपुर और चेक कर लेते हैं। धामपुर शुगर यही टिपिकली पहले उठाए जाते हैं। और प्राज भी आप देखें तो प्राज इंडस्ट्रीज एथेनॉल से जुड़ा हुआ शेयर है ये। प्राज इंडस्ट्रीज के अंदर भी एक बार मूव देख लेते हैं। प्राज इंडस्ट्रीज पर दिखाई, प्राज इंडस्ट्रीज हाँ, जो ज्यादातर शुगर और शुगर से जुड़ी हुई कंपनी जो है मूवमेंट दिखा रही है। राजेश जी कुछ रखना है इसमें, BTST करना है? तो आपने कंडीशनल पूछा था कैश सेगमेंट में, अदरवाइज आप तो बलरामपुर चीनी पे फोकस था उस समय मेरा, लेकिन बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शुगर। राजेश जी सुनिए मेरी बात एक बार, आपको करते हैं सारे बंधनों से मुक्त, छोड़ दीजिए अपनों की लालच और छोड़ दीजिए कैश का प्यार। अब आप जो बताएंगे हम वो स्वीकार कर लेंगे। आप बताइए तो सही, हम बैठे इस तरफ आपका स्वीकार करने के लिए प्यार। तो 380 का कॉल ऑप्शन में बाय करने की सलाह दूंगा बलरामपुर चीनी में, क्योंकि ये जो मूवमेंट बना है और स्पेशली लास्ट 15 मिनट में जो शुगर स्पेस में मोमेंटम देखने को मिला है, तो उसको मेजरेबल अगर हम देखें तो बलरामपुर चीनी में काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड होते हुए दिखा लास्ट 15-20 मिनट में। अगर फ्यूचर में देखें और एज वेल एज कॉल के डेटा में भी देखें तो 380 का कॉल ऑप्शन BTST करें। 12.30 रुपए के आसपास ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस रखे करीब 9 रुपए का, और टारगेट हमें लगता है जिस तरीके से शुगर स्पेस पे बाइंग हुआ है बलरामपुर चीनी में जो एडिशन देखने को मिले, ये स्टॉक में आना चाहिए। टारगेट इस ऑप्शन के करीब 17 रुपए से 19 रुपए तक के। इसके अलावा कुछ एक और शेयर की लिस्ट में आ रहे हैं जहां पर क्या BTST करना चाहिए कि नहीं, एक बार और समझ लेते हैं। अडानी, अच्छा सर TCS, अभी इन्फोसिस आ गया लाल निशान में, एक बार जरा आप इन्फोसिस दिखाइए। मेरी बस यही चिंता थी कि IT के शेयर चलते ना ट्रस्ट ही ला पा रहे हैं, चलते चलते फिर से टूट गया इन्फोसिस और ये लाल निशान में आ गया। अब आप देख रहे होंगे बकायदा 3 रुपए नीचे। आज दिन भर इसने मेंटेन रखा, लेकिन सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग पर्टिकुलरली कमजोर शेयर को हिट करती है, तो ये कमजोर है इसलिए इसको हिट किया। जब बीमार शेयर है, जैसे ही थोड़े पे वायरस आता है टूट जाता है। सर आपका तो पसंदीदा TCS है ना, एक मेरे को राजेश जी एक मिड कैप कैटेगरी के शेयर बता सकते हैं जहाँ पे आपको थोड़ी पावर दम दिखता हो कि हाँ ये कोई खास दिक्कत नहीं करेगा? आप IT में पूछ रहे हैं? IT में, मिड कैप में IT। तो डिम्पी जी मुझे लगता है NTPS पे फोकस रखें, वो काफी अच्छा स्टॉक है यहाँ पे, और एक काफी समय से स्टॉक 3300 3400 के आसपास ही मल्टीपल टाइम यहाँ से बाउंस बैक दिया है, और अब जो आज इंट्राडे बाउंस के बाद वापस थोड़ा सा करेक्शन मिला, तो NTPS L&T टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। यहाँ पे करंट लेवल पे 3350 काफी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ से बन रहा है, और हमें लगता है अगर IT में मूवमेंट आएगा तो NTTS में एक अच्छा यहाँ से फॉलो बाइंग बनेगा। तो 3350 के स्टॉप लॉस से NTTS हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे, और हम यहाँ पे बुलिश हैं इस स्टॉक पे। एक्सपेक्ट करें पोजिशनली तो हम यहाँ पे काफी बड़े टारगेट प्रोजेक्ट करें, लेकिन अभी जिस तरीके से IT में थोड़ा प्रेशर है तो हो सकता है थोड़ा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले लोअर साइड पे बाय करने की। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे इस स्टॉक पे, और अपसाइड में अभी ट्रेडिंग टारगेट 3500 तक हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक दो शेयर और भी ऐसे हैं जिनको STBT की पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखना चाहिए। मार्केट में अपने दोनों विंग्स को आप ओपन रखें, ऐसा नहीं कि सिर्फ तेजी का बाजार है, कई बार ऊपरी स्तर से जब मंदा दिखता है तो वो भी नोटिस करना चाहिए। जैसे आज आपको मंदा दिखेगा IOC के अंदर, एक बार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का चार्ट दिखाइए IOC। इसके अलावा आप दिखा सकते हैं हेवल्स, डेज लो पे होना चाहिए। इसके अलावा आप दिखा सकते हैं डेल्टा कॉप, जब से इनका अनाउंसमेंट आया कि दमन वाला इनको वो नहीं मिला,
ये भी डेज लो पे होना चाहिए। डेल्टा कॉर्प बैन में, इसलिए मैं इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन ये एससी डेज लो पे। एक मैं आपको और शेयर दिखाता हूँ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये भी डे लो पे होना चाहिए आज शेयर, क्योंकि ये भी वो सभी शेयर्स हैं जिनके आज ओपनिंग तो ठीक थी लेकिन आज क्लोजिंग उतनी ठीक नहीं हो रही है। इसमें से जरा हेवल्स एक बार जरा चेक करके बताइए धोनी, हेवल्स के अंदर क्या कोई एसटीबीटी कंटिन्यू कर जाए जिसने शॉर्ट किया आज या सेकंड हाफ में शॉर्ट किया है? नहीं, हेवल्स में अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट करा है तो मैं उन्हें कवर करने की सलाह दूंगी, क्योंकि इसने आज डेफिनेटली एक हमें बेरिश साइड का मूव दिया है, बट प्रीवियस डे के जो लोज है उसे हम नीचे की तरफ में ब्रीच नहीं कर पाए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे नेक्स्ट डे के लिए एक एसटीबीटी का जो कैंडिडेट है वो हेवल्स में हमें नहीं देखने को मिलता है। इसके जगह पे जो आपने स्टॉक्स मेंशन करे उसमें आईओसी है, आईओसी को हम एक यहाँ पे कंसिडरेशन दे सकते हैं कि आईओसी में यहाँ पे हमें फर्दर जो आज के लोज बने हैं उसके नीचे अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो यहाँ पे डेफिनेटली एक उसके अंदर और स्लगिश साइड की मूव देखने को मिलेगी। उसके अलावा एसटीबीटी के लिए आईटी काउंटर्स है, आईटी काउंटर्स में एक बहुत ही हमें एक डाउन साइड का यहाँ पे मूव देखने को मिला है। उसमें भी अगर हम देख रहे हैं तो इन्फोसिस है, इन्फोसिस काफी यहाँ पे एक वीक साइड पे दे रहा है। इनफैक्ट हम यहाँ पे अगर लास्ट 30 मिनट्स पे भी देख रहे हैं तो इसके अंदर डाउन साइड के ही हमें टारगेट। ठीक है, आपने जो बताया वो काफी बेहतर था। खैर, इस बीच एस्टर डीएम को लेकर एक खबर आ रही है और इस पर और जरा जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शरद एक बार जरा बताएंगे ये एस्टर डीएम की मैनेजमेंट का क्या बयान है? जी बिल्कुल, फोकस में जो यहाँ पे रहने वाला एस्टर डीएम हेल्थकेयर है, यहाँ पे हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कंपनी जो है अपनी जीसीसी बिजनेस की स्टेक जो है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स को बेच सकती है। अब याद रखिए जो इनकी जीसीसी बिजनेस है लगभग 75% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज जो है कंट्रीब्यूट करती है। और खास जो है 18 और स्वदेश को जो है मैनेजमेंट ने कहा है कि वो इवेलुएट कर रहे हैं अपने स्ट्रैटेजीज और अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली जो गल्फ की बिजनेस है, जीसीसी बिजनेस कहते हैं, खाड़ी की बिजनेस, जहाँ पे अनलॉक वैल्यू कर सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। और इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये भी कहा है कि फ्रेश फंड इन्फ्यूजन आ सकता है उनके जीसीसी बिजनेस के लिए और वो डिमर्ज भी कर सकते हैं जीसीसी बिजनेस को। तो ऑफकोर्स इस पे जो है पूरी इंपॉर्टेंट फोकस रहने वाली है। हालांकि उन्होंने पूरी तरह कंप्लीटली मेंशन किया है कि वो कंप्लीट एग्जिट नाइदर आपके इंडिया बिजनेस या जीसीसी बिजनेस में करने वाले हैं। अब इसके अलावा जो है ऑफकोर्स वैल्यूएशंस के बारे में बात करें तो और लगभग आप कह सकते हैं 40% वैल्यूएशंस इंडिया को जाता है और 60% वैल्यूएशंस गल्फ के बिजनेस को जाता है। तो जानकारी आपको शरद देते हुए दिख रहे हैं। शेयर का जरा टेक्निकल व्यू पॉइंट भी ले लेते हैं क्योंकि 1 से 1.25% की तेजी है। एस्टर डीएम का चार्ट एक बार दिखाएं स्क्रीन पर आप। शरद आपको खबर बता रहे थे, चार्ट आपको देख के बताएंगे राजेश जी देख के बताइए एस्टर डीएम। तो दिग्विजय जी देखिए, स्टॉक में मंथली सेटअप के हिसाब से तो एक ब्रेकआउट हुआ था, फॉलिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिला और जिस तरीके से आप ये सस्टेन है ब्रेकआउट के ऊपर, तो हमें लग रहा है कि इसके जो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए करीब 275 टू 80 तक के अपसाइड यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। जिनके पास पोजीशन है या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 238 के आसपास। तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म सेटअप के हिसाब से एक ब्रेकआउट जरूर बना है, तो हमें लगता है कि यहाँ मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 280 तक की अपसाइड की जगह यहाँ पे हमें लगता है शॉर्ट टर्म में ही आते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये एस्टर डीएम पे एक व्यू और हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह से इस वक्त आपको जितने भी हॉस्पिटल काउंटर्स हैं वहां पर एमएनए की खबरें तेज हैं। आज स्टॉक से अपोलो हॉस्पिटल, शैल्बी, इन सब में अच्छी मूव है। इनफैक्ट पूरी फार्मा स्पेस ही, सिर्फ हॉस्पिटल ही क्यों बात करें, शिल्पा मेडिकेयर जैसे काउंटर्स, ल्यूपिन, एबर्ट, इन सब में सिप्ला और ये तो बीटीएससी ट्रेड्स भी हैं हमारे एक्सपोर्ट्स के। सो ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पे अच्छी मूव है। आप सीमेंट के मिड कैप सीमेंट के काउंटर्स और वो काउंटर्स जो कंटेंडर है जहाँ थोड़ी बिगर प्लेयर के आने की बातें हो रही हैं, वो काउंटर्स में भी अच्छी खासी तेजी है, हिडलबर्ग जैसे। इसके अलावा दूसरे काउंटर बिरला कॉर्प, यहाँ पर भी लगभग 1190 तक का टारगेट ध्वनि ने भी दिया है। तो बड़ी मूव आपको इन सभी स्पेसेस में दिख रही है और लगातार मोमेंटम कंटिन्यूड है। शुगर स्पेस में भी आप देखें तो वहां पर भी मोमेंटम कंटिन्यूड है। आज अगर आप निफ्टी के पहले 5 काउंटर्स की बात करें जो गेनर्स है, उसमें आपको सबसे पहले इन्हीं स्पेसेस है जो हमने अभी आइडेंटिफाई किए, उन स्पेसेस यानी फार्मा, हॉस्पिटल और या फिर आपके दूसरे काउंटर्स। जैसे सबसे पहले इस वक्त आप देखें तो सिप्ला की जो मूव है पिछले कुछ मिनटों में इतनी तेज मूव आई है कि इस वक्त आपका टॉप गेनर में सिप्ला है निफ्टी के। अपोलो हॉस्पिटल दूसरा टॉप गेनर है, लगभग 6% की मूव यहाँ है। सन फार्मा 4% की मूव है। तो ये कहीं ना कहीं वैल्यू तो इमर्ज हो रही थी क्योंकि ये स्पेसेस ज्यादा नहीं चल रहे थे और आज आपको इन स्पेसेस में अच्छी खासी बाइंग भी देखने को मिल रही है।
इसके अलावा जो दूसरे काउंटर डॉक्टर रेड्डी जैसे काउंटर, हिंदुस्तान बैंक की मूव लगातार 1000 के ऊपर से तेज चल रही है और आज भी 3% लगभग 1260 के आसपास यहाँ ये क्लोजिंग, उसके ऊपर ही क्लोजिंग देने की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहा है। और फिर से आपको एक आज बाइंग का मोमेंटम आपको ऑटो स्टॉक्स में भी फिर से देखने को मिला। मारुति तो चल रहा था लेकिन हीरो मोटोकॉर्प हो, टू व्हीलर सेगमेंट जो थे उनमें मूव फिलहाल नहीं दिख रही है, थोड़ी सी ब्रीदर ले रहे थे, लेकिन आज फिर से हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी मूव है। टाटा मोटर्स 2% से ज्यादा तेज है। इनफैक्ट कुछ दूसरे काउंटर कंज्यूमर स्टॉक्स हैं जिनमें भी अच्छी मूव है। जो आज स्टॉक्स बिल्कुल चल नहीं रहे या फिर नीचे की तरफ जिनमें नहीं है, बाजार पर किसी तरह का सपोर्ट, निफ्टी लगभग 180 पॉइंट की तेजी के साथ बंद होने की यहाँ तैयारी कर रहा है, लेकिन रिलायंस का आज किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर मूवर नहीं है तो चलिए ड्रैगर भी नहीं है, लेकिन बड़ी परफॉर्मेंस जो है आज भी आउट परफॉर्मेंस जो है वो बैंकिंग स्टॉक से देखने को मिल रही है, जिसमें क्लियरली इंडसइंड बैंक जो है वो लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। टॉप गेनर बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखें तो इंडसइंड बैंक प्राइवेट स्पेस से आपको आरबीएल बैंक जैसे और आईसीआईसीआई बैंक में तो हम अभी एक बीटीएसटी ट्रेड भी यहाँ पर अपने व्यूअर्स को दिया है। इसी तरह से आप मिड कैप स्पेस में भी बात करें तो वहां पर भी जो बड़ी मूव्स है इन स्पेसेस से मेजरली है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स वहां पर आप देखेंगे लगभग 6% की मूव है। टीवीएस मोटर्स 5-5.5% की तेजी के साथ है। अब आपको ऑटो एंसिलरी की वो स्टॉक्स जो है भारत फोर्ज जैसे काउंटर्स, इनमें भी मूव देखने को मिल रही है। और दूसरे कुछ और काउंटर्स है, वरुण बेवरेजेस, पेज इंडस्ट्री, यहाँ पर भी आपको अच्छी मूव देखने को मिल रही है। एफएनओ स्पेस में भी आप बात करें तो इन स्पेसेस से, सीमेंट स्पेस से, फार्मा स्पेस से, हॉस्पिटल स्पेस से आपको पहले 5-10 काउंटर्स में तेजी दिखेगी। अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, M6 में मूव इंटैक्ट था लगभग 5% की तेजी के साथ। आज अभी भी शॉर्ट्स अच्छे कवर हो रहे हैं, यहाँ दिख रहा है शॉर्ट कवरिंग का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट निकल कर आज आया। टीवीएस मोटर हो, क्रॉम्पटन हो, रेन इंडस्ट्रीज, इसमें दोनों स्पेशलिटी केमिकल, सीमेंट दोनों का ट्रिगर होता है और आज भी एक एफएनओ गेनर भी है। शॉर्ट कहाँ आज बिल्टअप हुआ है, शॉर्ट बिल्टअप क्लियरली जब सुबह बाजार जब खुले थे तो लग रहा था शायद कि आईटी से